नमस्कार साथियों। पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर के सी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं चार्ल्स फोरियर, फ्रांसीसी दार्शनिक चिंतक और सामाजिक सिद्धांतकार। चार्ल्स फोरियर का जन्म फ्रांस में 1772 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1837 ईस्वी में हुआ। मात्र 65 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक चार्ल्स फोरियर को समाजवाद की संस्थापकों में से एक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स फोरियर न केवल एक दार्शनिक चिंतक थे, अपितु वे एक ऐसी फ्रांसीसी सामाजिक व्यवस्था चाहते थे जिस सामाजिक व्यवस्था में सोशल हार्मनी को स्थापित किया जाए। साथियों, चार्ल्स फोरियर न केवल एक दार्शनिक और सिद्धांतकार थे, अपितु एक थियोलॉजिस्ट भी थे। क्रिश्चियन थियोलॉजी में वो विश्वास करते थे और उनका ये मानना था कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं या ऑल ऑफ गिफ्टेड बाय गॉड, ये सब कुछ ईश्वर की देन है और ईश्वर ने किसी निमित्त मात्र से इन सब की रचना की है, जिसे हम अलग अलग नामों से या जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आइए साथियों, चार्ल्स फोरियर के चिंतन को बहुत ही सरल और रोचक स्वरूप में हम जानते हैं। चार्ल्स फोरियर का जन्म एक व्यापारी के घर पर हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में चार्ल्स फोरियर के पिता का बिजनेस खत्म हो गया, अतः इन्होंने अपनी बेरोजगारी के जीवन को एक सोल्जर के रूप में तब्दील किया और उन्होंने सैनिक के रूप में फ्रांसीसी सरकार की सेवाएं की। परंतु शीघ्र ही सेना से उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने सेना को छोड़ दिया। इसके बाद रिमेनिंग अपनी लाइफ उन्होंने एक कलर के रूप में गुजारी और वो जो ट्रेडिंग शिप था वहाँ पर अकाउंटिंग का काम करते थे। एज ए कलर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इसी कलर के रूप में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की और उनका ये मानना था कि भले ही मैं एक ही चीज़ कहूँ, लेकिन सेम थिंग के लिए वी शुड राइट अगेन एंड अगेन। हमें एक ही चीज़ के लिए बार बार लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो वह नया आइडिया एक नए स्वरूप में स्थापित हो जाता है। साथियों, दार्शनिक चिंतक चार्ल्स फोरियर जब 5 वर्ष के थे तो वो लिखते हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा महसूस किया, डिफरेंसेस बिटवीन द चर्च एंड ए ट्रेडिंग शॉप। चर्च के बीच और एक दुकान के बीच क्या अंतर होता है, यह उन्होंने उस समय महसूस किया जब उनके पिता एक कस्टमर के साथ बातचीत कर रहे थे। चार्ल्स फोरियर ने महसूस किया कि उनके पिता कस्टमर को कोई वस्तु बेचने के लिए एक झूठा वादा कर रहे थे, जो एक तरह से डिसीट था विद द कंज्यूमर बाय द ओनर और सेलर। एक विक्रेता के द्वारा अपने उपभोक्ता को झूठ बोलना ये कतई सही नहीं है। इस घटना का उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो बता रहे थे कि चर्च में जाना और चर्च या जो जीसस है वो उनको सिखाता है व्हाट इज ट्रुथ एंड स्पीक ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, बट ये शॉप उनको ये सिखाती है ऑलवेज स्पीक लाई। आपको हमेशा झूठ बोलना चाहिए, आपको गिव डिसीट, आपको धोखा देना चाहिए। चर्च और दुकान के बीच जो अंतर था व्यापार का और सत्यता का, उसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसीलिए उन्होंने आगे चलकर दे they become proponent of Christian theology. He complained that he was taught to tell the truth in church and to tell lies in his father's shop. पिता की दुकान पर जो झूठ उन्होंने देखा, बताया गया, वह चर्च में सत्य की बात कही गई है, इसलिए उन्होंने चर्च में विश्वास किया। साथियों, कुछ घटनाएं होती हैं जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ देती हैं। ऐसी ही घटना का प्रभाव चार्ल्स फोरियर पर पड़ा। उन्हें 2 चीज़ें सबसे अधिक पसंद थी, एक बिल्ली और दूसरी फ्लावर। हालांकि वो ज़िंदगी भर अनमैरिड रहे और उन्होंने फ्लावर किसी को नहीं दी, परंतु फूलों से और बिल्ली से उनको बहुत अधिक प्रेम था। चार्ल्स फोरियर
वांट टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वो समाज का इस तरह से पुनर्गठन चाहते थे और वो अपने आप को इसी समाज के पुनर्गठन कर्ता के रूप में ये उद्घोषणा करते थे कि वो पहले व्यक्ति हैं 2000 सालों के बाद जो विश्व में फैला हुआ अंधियारा है उसको समाप्त करने के लिए या उसको उजाले में परिवर्तित करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। इसे स्वीकार करने में वो कभी भी हेजिटेट नहीं करते थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कम्युनल एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर नोन एज फैलांग्स, फैलेनेक्स और फोरिज्म। वो ये चाहते थे कि समाज का जो पुनर्गठन है वह सामुदायिक संगठनों के आधार पर हो, एक सबके लिए सब एक के लिए कोऑपरेटिव थ्योरी के आधार पर हो, जिसमें न केवल कंज्यूमर होंगे अपितु कंज्यूमर और प्रोड्यूसर यानी कि किसान, खेती करने वाला किसान और व्यापार करने वाला व्यापारी दोनों मिलकर ही उस खेती के व्यवसाय को संचालित करेंगे और लागत भी दोनों की होगी और फ़ायदा भी दोनों का होगा। जो व्यक्ति इंडिविजुअलिज्म का उन्होंने सपोर्ट किया है, ज़्यादा काम करेगा, अधिक काम करेगा, उस व्यक्ति को अधिक सोशल रिवार्ड मिलेंगे, समाज की तरफ से उन्हें अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। फैलांग्स के नाम से इसे जाना जाता है, फोरियरवाद के नाम से इसे जाना जाता है। आइए साथियों, 3 महत्वपूर्ण रचनाएं जो चार्ल्स फोरियर की हैं जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ को राइट डाउन किया है। नंबर 1 है द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन 1808 और विच नॉन एज थ्योरी ऑफ 4 मूवमेंट, जिसे 4 आंदोलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी चार्ल्स फोरियर ने प्रतिपादित की है। सेकंड बुक है ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एसोसिएशन 1822, जो उनके पहले सिद्धांत कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का समर्थन करने वाली रचना है। और तीसरी उनकी पुस्तक है द न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड 1829, नवीन औद्योगिक दुनिया 1829, जो ट्रेडिंग को और एग्रीकल्चर को एक साथ मिलाकर उसको स्थापित करना और व्यवस्थाओं में सकारात्मक बदलाव करना तथा ईश्वर के प्रति, जीसस के प्रति, ईसा मसीह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि स्थापित करना, ये इस तीसरी रचना का मुख्य उद्देश्य था। आइए साथियों जानते हैं 3 मुख्य विचार चार्ल्स फोरियर के क्या है। नंबर 1, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है सहकारिता पर आधारित खेती या सहकारी खेती। सब लोग मिलकर जब खेती का कार्य करते हैं तो इसे सहकारी खेती कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत यह है, मूल सिद्धांत यह है कि लागत भी सभी की होगी और मुनाफा भी सभी का होगा, परंतु यदि कोई ज़्यादा काम करता है तो अवार्ड भी ज़्यादा काम करने वाले का होगा, एक सबके लिए और सब एक के लिए। जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये लोग चारों लोग मिलकर इस व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलकर खेती का कार्य कर रहे हैं, बहुत से लोग मिलकर सब्जियों का खेती का कार्य कर रहे हैं और इनके बदले में जो उनको अर्न हो रहा है वो एक समुचित अर्न है, एक ग्रुप के रूप में उनको आमदनी मिलती है, जिसका बाद में बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर भारत में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब चकबंदी और कोऑपरेटिव की बात जवाहरलाल नेहरू टेनेंसी एक्ट के समय आई, जो विशेष रूप से खेतों के आकार को या जोत का जो सीमांत जोत होती है, जोत का जो सीमाओं का अंत होता है वहाँ से जोत का साइज़ तय होता है, तो उन देशों में जोत का आकार भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत और विकासशील देशों में सीमांत जोत का आकार छोटा होता है। अर्थात खेत का आकार छोटा होना, जिसमें मशीनीकरण का कम प्रयोग किया जाता है और जिसमें मशीनीकरण का प्रयोग करना या खेती करना घाटे का सौदा होता है, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है बाढ़ खेत को खाने लगती है। छोटी खेती होने के कारण जो मुनाफा है वो घट जाता है और खेती घाटे का व्यवसाय बन जाता है। जैसे हम जानते हैं, खेती ही दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, खेती और पशुपालन, जिसमें खर्चा पहले ही करना पड़ता है और आमदनी लंबे समय के बाद अनिश्चित होती है। ज़रूरी नहीं वो निश्चित हो, क्योंकि वो फसल खुले आसमान के नीचे पकती है और वो जानवर जो हैं प्रोडक्शन उनका है वो एक कोई निश्चितता पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इसमें जोखिम पहले रहता है और मुनाफा बाद में आता है। अतः चार्ल्स फोरियर कहते हैं इस नुकसान से बचने के लिए, इस जोखिम से बचने के लिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को डिज़ाइन किया जाना चाहिए
जो कि आगे चलकर सोशल हार्मनी का भी एक मुख्य आधार बनती है, सोशल कैपिटल को भी डिजाइन करती है। साथियों, चार्ल्स फोरियर का दूसरा चिंतन था क्रिश्चियन थियोलॉजी। उनका ये मानना है कि लगभग 80,000 साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जैसे अनेक प्लेनेट होते हैं ऐसे पृथ्वी भी है, और उन्हीं प्लेनेट में से एक है पृथ्वी। लगभग 40,000 साल पूर्व मानव जीवन यहाँ स्थापित हुआ और धीरे धीरे वे वर्तमान स्वरूप में पहुँचा है। तो ईसा मसीह या जीसस, जिसको हम कहते हैं कि सभी का वह दानदाता है, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने इंसानों के लिए उत्पादित की हैं। अगर सभी गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने ही सबको दिया है, तो फिर हम इसमें अंतराल या भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? तो हमें यह ईश्वर से सीखना चाहिए कि हमें उस सभ्यता की तमाम उन नैतिकताओं को त्याग देना चाहिए जिन्हें हम स्वार्थ कहते हैं, धोखा कहते हैं, झूठ कहते हैं। हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, हमें ट्रुथ का पालन करना चाहिए, हमें एक दूसरे इंसान के साथ समानता का, स्वतंत्रता का व्यवहार करना चाहिए, न्याय का व्यवहार करना चाहिए। हमें इंसानी सभ्यता को और अच्छा बनाने के लिए क्रिश्चियन थियोलॉजी की अनुपालना करनी चाहिए, और ये है तभी संभव है जब हम सभी व्यवस्थाओं का निमित्त कारण ईश्वर को माने और इसलिए हम सभी के भले में विश्वास रखें, किसी का बुरा करने में विश्वास नहीं रखें। ये क्रिश्चियन थियोलॉजी के रूप में चार्ल्स फोरियर समझाना चाहते हैं, और वो बता भी रहे हैं कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी में सिविलाइजेशन की जो भूमिका रही है, योगदान रही है, इन तस्वीरों के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, तीसरा विचार था सोशल हार्मनी। जैसा मैंने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर में बताया, उसी तरह से यहाँ पर चार्ल्स फोरियर कह रहे हैं कि सभी इंसानों के बीच ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब, जिसे मानवीय सभ्यता कहा जाता है, उसका मतलब ही यही है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। उनका जीवन मेरे पिताजी की दुकान की तरह नहीं चलना चाहिए, अपितु दुकान के सामने जो चर्च है उस चर्च की तरह जीवन चलना चाहिए, जिसमें सभी के लिए मानवता की भावना अंतर्निहित होती है। ऐसा करने से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे, वो हिंसा नहीं अहिंसा में विश्वास रखेंगे, प्रेम, करुणा और मैत्री में विश्वास रखेंगे। हो सकता है कि उनका अलग अलग सिद्धांत हो, लेकिन सभी समाज के अलग अलग वर्गों, व्यवस्थाओं, धर्मों, रंगों और अन्य जाति विभेद के लोग हो सकते हैं, नरजाति विभेद के लोग हो सकते हैं, महिला या पुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो एक सोसाइटी या समाज के रूप में कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने फैलोंग और फेलोनॉक्स के रूप में अथवा फोरियरिज्म के रूप में डिज़ाइन किया है। तो साथियों, ये थे फ्रांसीसी सिद्धांतकार चार्ल्स फोरियर, जिन्होंने 3 मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करके क्रिश्चियन सोशलिज्म को स्थापित किया और यूटोपियन सोशलिज्म के वो फाउंडर फादर्स में से एक माने जाते हैं। मेरा व्याख्यान सुनने, देखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि व्याख्यान आपको पसंद आया है तो कृपया इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिले, इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।